नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। आज दोस्तों हम चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन सीखेंगे और इसका साथ में एक्सरसाइज भी लगाएंगे 4.1। जैसा कि आपके सामने लिखा है, चैप्टर 4 का नाम आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मतलब आपने बहुत पहले इससे परिचित है। द्विघात समीकरण मतलब जिस चर में वह घात हो उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं द्विघात समीकरण के बारे में, हमने पहले से लिख रखा है। द्विघात समीकरण आप किसे कह सकते हैं, तो द्विघात समीकरण यहाँ पे आपका हेडिंग है, कोई भी पी एक्स बराबर 0। ये पी एक्स क्या है, पी एक्स का मतलब ये है बहुपद। ठीक है, द्विघात समीकरण एक बहुपद ही तो होता है। तो पी एक्स का मतलब बहुपद है और वो बहुपद किस चर में है, एक्स चर में है, जहां पी एक्स घात 2 का बहुपद है। जो पी एक्स हमारा है वो घात 2 का बहुपद है। तो ये एक क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। अर्थात इसको आप कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर, ये देखिए पी एक्स हमारा क्या है, घात 2 का एक बहुपद है। तो देखिए पी एक्स को हमने यहाँ पे घात 2 का एक बहुपद लिख दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बहुत मस्ट है, याद रखिए। देखिए अगर ए बराबर कभी 0 हो गया तो 0 से एक्स स्क्वायर का जब गुणा होगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर का पद ही 0 हो जाएगा तो आपका ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। इसीलिए बहुत मस्ट होता है, बहुत जरूरी होता है लिखना कि ए कभी 0 के बराबर ना हो। और यह समीकरण द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। मानक रूप का मतलब इसको व्यापक रूप आप कह सकते हो कि इसी टाइप का द्विघात समीकरण आपका रहता है। किस टाइप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी और सी आपकी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। उदाहरण द्विघात समीकरण के आप उदाहरण इस पे कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए ए का मान 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया, सी का मान 1 हो गया। तो ये आपका पहला उदाहरण हो गया। देखिए इससे मैच करिए, इससे मैच करिए तो आपका पूरा पूरा इसी टाइप का आपका मिल रहा है। देखिए 2, 3 और 1 आपके क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ऐसे और भी उदाहरण लिख सकते हैं आप, 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। इसको फिर अपना ठीक से कर लीजिए, तो इसको माइनस 3x स्क्वायर पहले लिख लीजिए प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। और इसी को आप क्या कह सकते हैं, पी एक्स। अगर यहाँ पे दोस्तों y होता है ऐसे y स्क्वायर और यहाँ पे y होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते, पी वाई लिखते। ये किस में बहुपद है आपका, y चर में बहुपद है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पी वाई लिख दिया। और ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि इस बहुपद का जो हाईएस्ट पावर है, जो सबसे बड़ा घात है वो कितना है, 2 है, जो y का सबसे बड़ा घात है। ठीक है, चर का अगर बड़ा से बड़ा घात 2 है तो उसको आप क्या कहोगे, द्विघात समीकरण कहोगे। समीकरण क्यों कह रहे हैं, समीकरण में ये लगना जरूरी है, जब बराबर लगेगा तभी वो समीकरण कहलाएगा। अगर बराबर नहीं लगा है, अगर दो पक्ष नहीं है, बराबर का मतलब कितना पक्ष हो गया, एक पक्ष आपका इधर हो गया, एक पक्ष इधर हो गया, तो समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। तो इतना चीजें हम सीख गए। जैसे जैसे एक्सरसाइज हम लगाते चलेंगे उसका हम बात करते चलेंगे। तो अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज पे। 4 पॉइंट एक्सरसाइज आपका 1 है, ये एक्सरसाइज 4.1 और इसका पहला सवाल कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। हमें केवल जांच करना है, बता देना है जांच करके कि क्या द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण किस टाइप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर ये वाला हल करने पे थोड़ा सा इस टाइप का आ जाए तो समझ लो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए इसको हल किया जाता है। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 एक्स माइनस 3। इसको हल करिए तो देखिए ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले पे इसको खोल दिया जाए तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 गुणे ए गुणे बी। ए का मान x है तो गुणे x यानी 2x हो जाएगा, और 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा। तो ये आपका आ गया बराबर, इसका गुणा इससे होगा फिर इससे होगा, तो जब x से होगा तो 2x और माइनस 6, इतना आ गया। अब ये देखिए 2 एक्स स्क्वायर, 2x इधर भी है इधर भी है, कट जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 6 को इधर ले आइए तो प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये भी आपका द्विघात समीकरण है। क्यों है? देखिए, हमारा केवल ए 0 नहीं होना चाहिए, हमारा बी 0 हो सकता है। हमने जब लिखा था तो हमने इसमें आपको क्या बताया था? हमने ये बताया था द्विघात समीकरण हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। और जहां पे ए कभी 0 ना हो, अगर हमारा बी मान लो 0 हो गया तो ये पद पूरा 0 हो जाएगा ना। तो इस सवाल में देखिए, बी एक्स का पद कहीं दिख रहा है? डायरेक्ट ये वाला पद दिख रहा है और ये वाला पद दिख रहा है, ये पद नहीं दिख रहा है, तो ये पद 0 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अतः ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्या है? x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए बस आपको देखना है कि घात हमारी चर की घात कितनी हो जाए, 2 अगर हो जाए हाईएस्ट घात, तो हमारा वो द्विघात समीकरण है। चलिए आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 का गुणा इससे होगा तो -6, -2 का जब x से गुणा होगा तो माइनस प्लस 2x। अब एक्स स्क्वायर -2x यहाँ है, इस प्लस 2x को उधर ले आओ तो ये भी -2x हो जाएगा, -6 को इधर ले आएंगे तो +6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -2x 2x कितना हो जाएगा? 4x प्लस 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। अतः एक्स स्क्वायर -2x बराबर -2 3 माइनस एक्स एक द्विघात समीकरण। आगे चलते हैं। x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। इसको भी सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, इस x का गुणा इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। जब दोनों से गुणा हो जाएगा तब 2 को उठाएंगे इससे और इससे गुणा करेंगे। तो x का गुणा इससे करिए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। x का गुणा 1 से करिए तो प्लस x हो जाएगा। -2 का गुणा x से करेंगे तो -2x। -2 का गुणा 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा बराबर, इसका गुणा इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर 3 से करेंगे +3x, फिर -1 का गुणा x से करेंगे -x -3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और बाकी को इधर ले आइए तो x -2x -2 -3x प्लस x +3 बराबर 0। यहाँ पे देखिए, ये x और x 2x हो जाएगा तो ये x इससे कट जाएगा, -3x और ये 2 3 में से घट जाएगा तो +1 बराबर 0। इसमें देखिए x की घात 1 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका रैखिक समीकरण है। तो आप लिख सकते हैं, अतः x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। इसको हल करिए तो x गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, जब इस 3 से गुणा करोगे तो फिर 3 का 1 से करोगे -3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। इन दोनों को इधर ले आइए बराबर के, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x -3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0 हो जाएगा आपका। ये देखिए, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला जाएगा, केवल x स्क्वायर बचेगा। देखिए यहाँ पे 5x, ये 6x, टोटल कितना हो जाएगा? -11x -11x में से एक x चला जाएगा तो आपका -10x बचेगा, और यहाँ पे -3 बराबर 0 हो गया आपका। तो आपका एक द्विघात समीकरण है। अतः सवाल लिख लीजिए, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5
एक द्विघात समीकरण है। आगे चलते हैं, इसको भी जांच कर लीजिए। 2x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 1। इसका गुणा इससे करिए तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 3 से करेंगे माइनस 3 दूनी 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। सबको इधर ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस 6x, देखिए माइनस 6x और माइनस x टोटल कितना हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा आपका, प्लस 3 फिर माइनस x स्क्वायर और माइनस x प्लस 4x टोटल ये 4x हो जाएगा, इधर ले आएंगे माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा, x स्क्वायर 7x और 4x जुड़ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा माइनस 11x और 5 और 3 8 बराबर 0। अतः देखिए x पे घात 2 है तो द्विघात समीकरण ये हमें दिख रहा है। 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1 एक द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको जांच करिए, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 उधर वाले को हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाए, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले पे इसे खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा माइनस 2 गुणे 2 गुणे एक्स, तो 2 गुणे 2 4 और एक्स हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। 4x और 3x 7 हो जाएगा, 7x माइनस 3 बराबर 0। ये देखिए x की मैक्सिमम घात कितनी है 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये a प्लस 2b का होल क्यूब लिखा है, इसका फार्मूला इधर में लिख देता हूँ। a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो आपका हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे x गुणे 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x, x क्यूब प्लस 8 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी, इसको 6x यहीं पे ऐसे लिख दीजिए, इसका गुणा इससे हो जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर, फिर वहाँ पे होगा 2 से हो जाएगा इसका गुणा तो प्लस 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको देखिए सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स क्यूब आ रहा है इसमें, ठीक है। तो एक्स क्यूब का जब पद आ रहा है तो ये आपका द्विघात समीकरण है नहीं, ये त्रिघात समीकरण है। अतः x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ये आपका a माइनस बी का होल क्यूब लिखा है, इसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर a प्लस बी का होल क्यूब लगाता है। आपका इधर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब हो जाएगा
माइनस बी क्यूब मतलब 8 हो गया, माइनस 3 ए बी मतलब 3 दूनी 6 एक्स हो जाएगा आपका, और ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस 12x। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपका कट जाएगा, इन सबको इधर ले आइए तो आपका माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x बराबर 0। 6x² में से 4x² चला जाएगा, आपका 2x² बचेगा, यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस 12x माइनस आपका 13x हो जाएगा, और ये 1 और 8 कितना हो जाएगा आपका 9 बराबर 0। देखिए इसमें x की हायर पावर कितनी है, बड़ी घात कितनी है 2, इसलिए द्विघात समीकरण है। अतः x क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि द्विघात समीकरण हम पहचानना कैसे सीखेंगे। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। आपका पहला सवाल खत्म हुआ, दूसरे सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये देखिए कोई सिचुएशनल सा क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इसको पढ़ के इसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। बहुत आसान सा है, ऐसा आपने चैप्टर 3 में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। चलिए इसको भी पढ़ के हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, प्लॉट की लंबाई मीटर में, उसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यह आयताकार प्लॉट है, तो आप आयताकार आयत जानते ही हैं, ऐसा होता है। ये आपका प्लॉट है, मान लेते हैं ABCD। हम देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अगर चौड़ाई आप मान लीजिए कि चौड़ाई इसका x मीटर है और लंबाई इसका y मीटर है, तो बताइए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x गुणे y, और क्षेत्रफल हमारा दिया कितना है 528, यानी x गुणे y बराबर 528 दिया है। तो ये चीज़ें होगी। पहले हम मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई को, ठीक है। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। तो आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी होगी, आयताकार भूखंड की लंबाई हम मानेंगे नहीं, सवाल में दिया हुआ है। देखिए अगर हमें चौड़ाई पता हो जाए तो लंबाई दिया हुआ है, तो चौड़ाई हमने x मान लिया है, तो लंबाई दिया है कि प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। देखिए चौड़ाई के दोगुने, तो आयताकार की लंबाई जो है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x है, चौड़ाई का दोगुना कितना हो जाएगा 2x, दोगुने से 1 अधिक है, 1 हम अधिक कर रहे हैं मतलब 1 इसमें जोड़ दें, तो ये हमारा भूखंड का लंबाई हो जाएगा। ये हमने किससे लिखा, ये हमने प्रश्न से लिखा, हमने इसको y नहीं मानना पड़ा, ठीक है। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। क्षेत्रफल आपका दिया कितना है 528। अच्छा, और क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई भी तो होता है आयत, 528 मीटर स्क्वायर। अब ये बताइए लंबाई हमारा कितना है 2x + 1, और गुणे चौड़ाई हमारा कितना है x। देखिए चौड़ाई x और ये कितना हो जाएगा 2x + 1 बराबर 528। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, x का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो इससे होगा तो 2x² + x बराबर 528। तो 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना आपने सीखा ही है कैसे, इन दोनों को आपको मन में गुणा कर लेना है। तो 528 × 2, 2 × 8 = 16,
हाथ एक आया, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंचे 10, 1056। यानी कि आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी हैं कि गुणा करो तो 1056 आ जाए, और इन्हीं संख्याओं को या तो जोड़ दो या तो घटा दो तो कितना आ जाए, 1 आ जाए। क्यों? क्योंकि x के बगल में क्या है, 1। ठीक है, इसको आप लगाना जानते ही हो। तो अब देखिए, आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 1056 का। ऐसे ऐसे वर्गमूल निकालेंगे तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा। आप 33 और 32 को गुणा करेंगे तो 1056 आ जाएगा। आप कैसे ये सोच पाएंगे? आप 1056 का इस तरह का वर्गमूल निकालिएगा, ऐसे ऐसे 2 से काटिएगा, है ना, ऐसे ऐसे करके तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए, 33 और 32 को हम गुणा करके भी दिखा देते हैं। 2 तिया 6 और 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 3 तिरका 9 और 3 तिया 9, तो 6 9 6 15 और 9 1 10। देखिए 1056 आ गया। तो 2x² प्लस 33 माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। फिर 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। इसमें देखिए x कॉमन ले लीजिए तो आपका 2x प्लस 33 बचा, और यहाँ पे माइनस 16 कॉमन ले लिए तो 16 दूना 32x, और प्लस यहाँ पे 33 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 528 आ जाएगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में 2x प्लस 33 आ गया आपका, और एक ब्रैकेट में x माइनस 16 बराबर 0। तो अगर हम 2x प्लस 33 बराबर 0 करें तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ से x का मान आ जाएगा -33/2। तथा अगर हम x माइनस 16 बराबर 0 करें तो x का मान हमें कितना मिल जाएगा, 16। तो ठीक है, अब देखिए माइनस में तो लंबाई चौड़ाई कभी होती नहीं है, कि माइनस में होती है, माइनस में तो होगी नहीं किसी भी चीज़ की, तो हम प्लस वाला लेंगे, 16 लेंगे। ठीक है, तो और देखिए हमने x को क्या माना था, चौड़ाई माना था, तो आपका निकल आया। अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर यानी कि 16 मीटर आ गया, तथा लंबाई बराबर 2x प्लस 1 मीटर यानी कि 2 गुणे 16 प्लस 1 मीटर यानी कि 16 दूना 32 और 1 33 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। लिखा हुआ है आपका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हमने यही क्यों माना, तो अब देखिए हमने x और x प्लस 1 माना है। अब ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक और क्रमागत होना चाहिए, तो मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक हमने 2 ले लिया, तो 2 के बाद 2 के क्रम के बाद अगला पूर्णांक कौन सा आएगा, 3 आएगा। तो देखिए अगर x के जगह पे आप 2 ले लो तो अगला कब आएगा, जब आप x प्लस 1 लोगे उसका अगला कब आएगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पे 3 ले लेंगे तो उसका अगला 4 कैसे आएगा, जब हम x प्लस 1 मानेंगे। मान लीजिए x बराबर 5 लोगे तो उसका अगला कैसे आएगा, जब x में 1 जोड़ोगे तो 6 आएगा। तो क्रमागत के लिए हमें, अगर हमने पहला x माना है तो दूसरा x प्लस 1, क्रमागत के लिए 1 जोड़ दिया जाता है उसी संख्या में, इसलिए हमने ऐसा माना है। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 306 दिया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306, और पूर्णांक हमने माना क्या है, x और x प्लस 1, यानी x गुणे
x प्लस 1 का जो गुणनफल है वो 306 है। इसको गुणा करो x और 1 से, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। इसको थोड़ा हल कर लिया जाए। अब आपको गुणा करना है तो 306 आए, और जोड़ो या घटाओ तो 1 आए। तो 306 को हम दो भागों में तोड़ें तो 18 और 17 को गुणा करोगे तो 306, और 18 में से 17 को घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। यहाँ पे आप x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 18 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस 17 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 18 बार पढ़ोगे तो 306 आ जाएगा, 17 का पहाड़। एक ब्रैकेट में x माइनस 17 और एक ब्रैकेट में x प्लस 18 बराबर 0। x माइनस 17 बराबर अगर 0 करेंगे तो x का मान आपको 17 मिल जाएगा। x प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हमें माइनस 18 मिल जाएगा। तो देखिए, हमें धनात्मक पूर्णांक लेना था ना, तो ये तो ऋणात्मक संख्या है, तो हमें ये लेना पड़ेगा। x बराबर 17, 17 ही आपका धनात्मक पूर्णांक है। तो आप पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, यानी कि ये बराबर कितना आ गया, 17, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, यानी कि 17 प्लस 1 बराबर 18। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब से 3 वर्ष बाद उसकी आयु का गुणनफल 360 होगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहीं से मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, देखिए रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की वर्तमान आयु अगर 26 है तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, x में 26 जोड़ दो, क्योंकि उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये रोहन की आयु है ना, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी तो है, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। तो आप लिखिए यहाँ पे, रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26। अच्छा बताइए, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। देखिए, अब से 3 वर्ष बाद, यहाँ लिखा है ना, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल। तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु मतलब रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन अभी x वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी। तो रोहन की माँ की आयु अभी कितनी है, x प्लस 26, तो 3 इसमें और जोड़ दो तो 3 वर्ष पश्चात मिल जाएगा, यानी x प्लस 29 हो जाएगा। तो अब लिखा है कि अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल मतलब रोहन की आयु और माँ की आयु का गुणनफल कितना होगा, 360 होगा। तो प्रश्नानुसार अब से 3 वर्ष बाद वाली आयु का गुणनफल, तो 3 वर्ष बाद की आयु रोहन की कितनी है, x प्लस 3, और माँ की कितनी है, x प्लस 29, और इनका गुणनफल कितना होगा, 360। ये हमारा प्रश्न कह रहा है। अब कुछ नहीं करना है, बस इसी को हल कर लीजिए। तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29x प्लस 3x और प्लस 29 तियां 87 बराबर 306 हो जाएगा। 29x और 3x कितना हो जाएगा आपका, 32x। तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 को आप उधर भेज दीजिए 306 के पास में, तो बराबर 306 माइनस 87। तो x स्क्वायर प्लस 32x बराबर आपका 273 आ गया। आप 273 को इधर ले आइए, तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273
73 बराबर 0। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपको 273 का ऐसा दो संख्या ढूंढना है कि गुणा किया जाए तो 273 आ जाए और इसी को जोड़ा या घटाया जाए तो कितना आ जाए, 32 आ जाए। तो देखिए 39 और 7 को गुणा करोगे तो 272 आ जाएगा और 39 में से 7 को घटाओगे तो आपका आ जाएगा 32। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। एक्स कॉमन लीजिए, एक्स प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लीजिए, एक्स प्लस 39 बराबर 0। एक्स माइनस 7 एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस 39 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अगर हम x माइनस 7 बराबर 0 ले लेते हैं तो x बराबर 7 हो जाएगा और अगर हम x प्लस 39 बराबर 0 ले लेते हैं तो x बराबर माइनस 39 आ जाएगा। अब ये बताइए आप कि जो है उम्र कभी माइनस होता है, नहीं होता है ना। तो ये माइनस 39 नहीं लेंगे, प्लस 7 लेंगे। क्यों? क्योंकि उम्र हमेशा प्लस में ही होता है। तो रोहन की वर्तमान आयु को हमने क्या माना था, x माना था। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x। रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, तो बराबर 7 वर्ष हो जाएगा। और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु कितनी थी बताइए, x प्लस 26 यानी 7 प्लस 26 बराबर कितना हो गया, 33 वर्ष। 33 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। एक ट्रेन एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो उसे समान दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। हमें ट्रेन की गति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए गति आप मान लीजिए, देखिए यहाँ पे जो दूरी दी हुई है वो कितनी दी है, 480। तो दूरी आपका 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका जो चाल है वो मान लीजिए, चाल हमें पता नहीं है क्योंकि क्या कह रहा है, एक समान गति से, गति मतलब चाल। तो चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसी दूरी को, किस दूरी को, 480 किलोमीटर के दूरी को 8 किलोमीटर पर घंटा अगर चाल कम कर दें तो उससे 3 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, तो चाल को हम 8 घंटा कम कर दें यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कर दें। ठीक है, तो यहां बताइए समय कितना लगेगा इसको। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि 480 बटे x। और यहां पे समय कितना हो जाएगा, 480 बटे x माइनस 8। समझिए यहां हमने एक समान गति, तो गति हमने जो मान लिया, चाल मतलब जो मान लिया वो x मान लिया। 480 किलोमीटर दूरी तय करती है तो हमने दूरी 480 यहाँ पे दिया है। फिर वह कह रहा है कि उसी दूरी को 8, अगर गति उसकी 8 किलोमीटर कम कर दे, तो देखिए गति हमने 8 किलोमीटर कम कर दिया, तो इस गति से जो समय हो जाएगा वो ये लगेगा और इस गति से जो समय हो जाएगा ट्रेन का वो ये होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई x गति से 480 किलोमीटर और x माइनस 8 गति से 480 किलोमीटर जाना है, लेकिन उसी समान दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो उसी समान दूरी को मतलब इन दोनों समय के बीच का डिफरेंस जो है, जो अंतर है वो कितना आता है, 3 घंटे आता है। फिर से समझिए, इन दोनों समय का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 3 घंटे, अलग अलग चाल से चलने से। तो डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, 480 बटे x माइनस 8
माइनस 480 बटे एक्स बराबर कितना डिफरेंस आता है 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, 480 आप कॉमन ले सकते हो ऊपर से, 1/x-8 माइनस 1/x बराबर 3। 480 x माइनस x आपका हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा बराबर 3, और पूरे का बटे आपका हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। देखिए x से x आपका कट गया, 480 का गुणा करिए अब 8 में, तो जब 8 से गुणा करेंगे 480 का तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3840 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। 3 के नीचे 1 लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 × 24 x बराबर 3840। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अगर हम 3 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 × 24 और माइनस ये 1280 आ जाएगा बराबर 0। 3 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब आपका आंसर यहीं पे आ जाना चाहिए, लेकिन अब अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। 1280 का आपको ढूंढना है 2 फैक्टर। 2 फैक्टर आपके होंगे 40 और 32, इनको गुणा करेंगे तो आपका 1280 आ जाएगा और 40 32 को घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एक्स और फिर आपका हो जाएगा माइनस 1280 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। अब आप यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 40 x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 32 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 40 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 40 एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा और x प्लस 32 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अगर x माइनस 40 बराबर 0 करते हैं तो आपको मिल जाएगा x बराबर 40, और अगर x प्लस 32 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर आपको मिल जाएगा माइनस 32। अब देखिए हमने चाल क्या माना था x, हमें ट्रेन की गति का मतलब चाल, तो चाल आपका जब आप 8 घंटा कम कर देंगे तो x माइनस 8 यानी कि x का मान हमें कितना मिला है, यहाँ से देखिए चाल हमेशा प्लस में ही होगा तो आपका 40 होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे हो जाएगा 40 में से 8 घटाएंगे तो 32 किलोमीटर पर आवर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। वैसे आपको तो इस सवाल में यही बनाना था कि आपका द्विघात समीकरण क्या होगा। हमने आगे इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि अगले अध्याय में अगले एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करना ही सीखना है, तो क्यों नहीं इसे सीखते चलो। तो इसी के साथ में आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।